जो टॉपिक होगा, जो कल वैसे ज्यादा नहीं पढ़े थे। कल ये पढ़े थे कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। ठीक है। उसके अलावा ये बात कल देखे थे कि बहुत सारे ट्रांसड्यूसर्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है। अब जो है, तीन बेसिक टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन में इस चैप्टर में। ठीक है। एक टॉपिक है पूरा का पूरा टेम्परेचर मेजरमेंट का, तापमान का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। एक पूरा टॉपिक है स्ट्रेन मेजरमेंट का। ठीक है। और एक टॉपिक है अदर क्वांटिटीज जैसे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स क्या होते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। आज का जो आपका टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन। हमें विकृति का मापन करना सीखना है। देखो, अब स्ट्रेन को नापने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इनकी बारे में हमें पढ़ना है। देखो, स्ट्रेन को नापने के लिए स्ट्रेन गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। स्ट्रेन, सबसे पहले आप जान लीजिए स्ट्रेन क्या होता है। कि जब भी किसी इलास्टिक मेंबर या किसी भी मेंबर पे हम क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं, लोड के कारण क्या होता है, उसमें डिफॉर्मेशन होता है। तो वो जो डिफॉर्मेशन हुआ उसका अगर रेशियो लेते हैं ओरिजिनल डायमेंशन के साथ तो वो स्ट्रेन कहलाता है, वो विकृति कहलाती है। तो उसी को नापना है हमको। और जो भी विकृतियां हम यहाँ नापेंगे वो इलास्टिक लिमिट के भीतर की नापेंगे। ऐसा नहीं है कि मटेरियल को परमानेंटली डिफॉर्म करने के बाद हम अपना स्ट्रेन नापेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। अब देखिए, अगर हम अपने अ, विकृति में बदलाव को किसी और बदलाव में परिवर्तित कर पाए, ठीक है। और बेसिकली हम इंस्ट्रूमेंटेशन में हम जानते हैं कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो अगर हम स्ट्रेन को किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब में कन्वर्ट कर पाए तो हमारा मेजरमेंट हो जाएगा। तो जो भी हमारा विकृति में बदलाव होगा या फिर जो भी हमारी विकृति होगी वो जिसमें हम बदलेंगे उसी वेरिएबल के समानुपाती होगा। तो हमारा जो स्ट्रेन गेज होता है, स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए एक गेज का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेन गेज। ठीक है। अब देखिए क्या होता है स्ट्रेन गेज। सबसे पहले इसके प्रिंसिपल को समझते हैं, फिर इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कैसा दिखता है स्ट्रेन गेज। जो ओम्स लॉ पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि कोई भी कंडक्टर है तो जो उसका रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का।
रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है इसे, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। एल क्या है? उसकी लंबाई। ए क्या है? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर रेजिस्टेंस में बदलाव करना है तो अगर लेंथ बदल जाए तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, एरिया बदल जाए तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, और अगर स्वयं ये रो बदल जाए तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो फॉर अ गिवन मटेरियल, दिए गए मटेरियल के लिए रो तो बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस गिवन मटेरियल का रो कांस्टेंट होता है। रो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। इफ यू आर नॉट चेंजिंग टाइप ऑफ मटेरियल देन रो विल नॉट अल्टर। तो ये नहीं बदलता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो आप अगर मटेरियल नहीं बदल रहे हैं लेकिन उसका लेंथ या एरिया बदल रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? बदलेगा। इतनी बात समझ गए हैं? अब आप पढ़े होंगे सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू ई टाइम स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन इज व्हाट? चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ। इतना बात पढ़े होंगे, ठीक है। सिग्मा फोर्स अपॉन एरिया, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इक्वल टू डेल एल बाई एल। तो अगर फोर्स लगाएं तो लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा तो स्ट्रेन आएगा, विकृति आएगी, और अगर लंबाई में परिवर्तन हो गया तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा। ठीक। तो यही स्ट्रेन गेज का प्रिंसिपल होता है कि वो लंबाई के परिवर्तन को, ठीक है, उसे विकृति अगर नापना हो, लंबाई के परिवर्तन अपॉन वो ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो निकालना हो, तो वो क्या करता है? उस लंबाई में आए परिवर्तन का कारण जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध में परिवर्तन हो गया उसी को मेजर कर लें अगर, और उसी के समानुपाती, तो ये भी बदलेगा। ठीक है, इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल संबंध होता है, ठीक है, समानुपाती संबंध होता है इनमें। तो अगर हम लंबाई जब बदली, विकृति जिसमें हमें नापना है, उसके कारण जो अगर हम रेजिस्टेंस में बदलाव नाप लिए तो हम विकृति को निकाल पाएंगे। तो यही स्ट्रेन गेज का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। स्ट्रेन गेज के प्रिंसिपल को आप समझ गए होंगे। अब आपको कंस्ट्रक्शन में बता देता हूं। कंस्ट्रक्शन को भी आप देख लीजिए। आप प्रिंसिपल समझ गए होंगे, इसके सिद्धांत को समझ गए होंगे, अब कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लें, ठीक है। देखिए, एक सपोर्टिंग बेस होता है, ठीक। ये कोई बेस है, स्ट्रेन गेज है, उसमें कॉन्स्टेनेन वायर लगे होते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टेनेन वायर लगे होते हैं, ठीक है। और लोड जो है इस पर इसी प्रकार लगेगा, यही लोड का डायरेक्शन है। जो ये सपोर्टिंग बेस है वो लचीलादार होता है, और जो लोड का डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूं तो वो देख लीजिए। मतलब लोड इसी प्लेन में ऊपर और नीचे लग सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर खिंचाव हुआ है इसमें, मान लो ऐसे लग रहा है,
तो इस तार की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। लंबाई बढ़ेगी तो हम रेजिस्टेंस में बदलाव भी नाप पाएंगे। अब सर आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे नापा जाता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ कैसे नापा जाएगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो ये वायर है ये कॉन्स्टेंट वायर होता है, ठीक है। और इसके बाद भी कनेक्शन होते हैं, उन कनेक्शन को मैं इधर दिखा देता हूँ। इधर थोड़ा जगह हाँ है, ठीक है। इसका जो टॉप व्यू है उसको मैं बना देता हूँ फिगर में। कुछ ऐसा ही टॉप व्यू दिखता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो दोनों सिरा है वो व्हीट स्टोन ब्रिज से जुड़ा रहता है। आप व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े ही होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में व्हीट स्टोन ब्रिज आपको पढ़ाया होगा, जिसका प्रिंसिपल क्या होता था कि उसमें 4 आर्म होते थे व्हीट स्टोन ब्रिज के। बैलेंस कंडीशन में व्हीट स्टोन के ब्रिज का जो हिस्सा होता था उसमें गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता था। तो इसका इस्तेमाल आप पढ़े होंगे कि रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। तो 3 नोन रेजिस्टेंस तो आपको पता ही रहते थे, ठीक है। और चौथा 2 रेजिस्टेंस तो फिक्स कर दिया जाता था, सॉरी 4 हैं अगर आर्म्स, तो 2 को फिक्स कर दिया जाता था, तीसरे को क्या क्या रखा जाता, वेरिएबल। और चौथा रेजिस्टेंस यहां से मिलेगा, तो तीसरे को ऐसे वेरी कराया जाता था कि जो गैल्वेनोमीटर होता था बीच वाली आर्म में, उसमें करंट क्या हो जाए, 0। उसके बाद रेशियो आप पढ़े होंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का कि P बाई क्यू मस्ट बी इक्वल टू R बाई एस। अब ये PQRS क्या है ये भी मैं बता देता हूँ, देखें। इधर दिख रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज का, ऐसे ही आप देखे होंगे, ठीक है। ये दोनों ले आके आप यहाँ लगा सकते हैं, ये दोनों हिस्सा जो होता है इस तारों का, ये आप ले आके यहाँ लगाते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, एक ये रेजिस्टेंस होता है, एक R4 होता है, ठीक। तो व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से क्या आता था, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो यहां से वो रेजिस्टेंस का चेंज दिखा देता था, ठीक है। तो स्ट्रेन गेज में जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो रेजिस्टेंस बदल जाता है, वो व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्टेड रहता है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या करता है, वो कैलकुलेट करके डायरेक्ट हमको जो रेजिस्टेंस का बदलाव हुआ वो इस रिलेशन से सेटअप के थ्रू हमको डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। जो बेसिक गवर्निंग इक्वेशन है इन सब में मैं उसको लिख देता हूँ। जो बेसिक गवर्निंग इक्वेशन है, देखिए हमें स्ट्रेन निकालना है, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, ये स्ट्रेन होता है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई और एप्सिलॉन कुछ भी। और तो ये जो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन गेज में, ये प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टेंस। समझ में आया? जो स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल है चेंज इन रेजिस्टेंस के, तभी तो आप स्ट्रेन माप पाएंगे। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ,
तो एक कांस्टेंट आता है के, और ये चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऐसे ही रहता है, ठीक। एक कांस्टेंट आता है के, इसको बोला जाता है गेज फैक्टर। क्या कहा जाता है? गेज फैक्टर। गेज फैक्टर की वैल्यू हमेशा अधिक होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू जो होनी चाहिए गेज फैक्टर की, मस्ट बी हाई। अब आप कहेंगे सर क्यों, गेज फैक्टर की वैल्यू क्यों अधिक होनी चाहिए? तो अब देखें यहाँ रिलेशन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि गेज फैक्टर की वैल्यू क्यों अधिक होनी चाहिए। देखें, जो गेज फैक्टर के होता है, अगर मान लो जो चेंज इन रेजिस्टेंस आया, जो प्रतिरोध में मेरा बदलाव आया, वो काफी कम है, उसकी जो मात्रा है वो दशमलव से बहुत छोटी है, मतलब दशमलव के बहुत डेसिमल प्लेस के पहले मिली, तो उतना कम होगा तो स्ट्रेन को शो करना काफी कठिन हो जाता है। लेकिन अगर मान लो के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन हो करके कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी तो डिस्प्ले हो पाएगा, ठीक है। तो गेज फैक्टर अगर अधिक रहा तो छोटी वैल्यूज के लिए भी स्ट्रेन मेजरमेंट क्या होगा, हो जाएगा। यही फायदा है अधिक गेज फैक्टर का, ठीक है। अब एक और बात सुन ले, अब एडवांटेजेस को मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि क्या स्ट्रेन गेज के एडवांटेज, इसके बाद लोड सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रेन गेज काफी आपको आगे भी ईएस का एक सिलेबस है मैकेट्रॉनिक्स, ठीक है। अगर आप कभी मैकेट्रॉनिक्स पढ़ेंगे स्पेशली इन बीटेक, तो वहां पे स्ट्रेन गेज बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, ठीक है। उससे बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं, स्पेशली ये गेज फैक्टर पे तो बहुत ज्यादा। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज गेज फैक्टर, ठीक है, आपको गेज फैक्टर को डिफाइन करने को पूछेगा, या फिर गेज फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ से पूछ लेगा। तो अगर किसी को ये रिलेशन याद है, डेल एल बाई एल इज इक्वल टू के डेल आर बाई आर, तो यहाँ से के का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है डेल एल बाई एल अपॉन डेल आर बाई आर। तो इस तरह आपको पूछ लेगा कि व्हाट इज गेज फैक्टर, तो आप कहेंगे यह अनुपात है किसका, लंबाई में आंशिक परिवर्तन का तथा प्रतिरोध में आंशिक परिवर्तन का। आंशिक परिवर्तन हमेशा परिवर्तन अपॉन परिवर्तन बटा उसका ओरिजिनल जो वैल्यू होता है उसके बराबर होता है आंशिक परिवर्तन। अब एक और बात सुन लीजिए जो हम कर रहे थे इसके एडवांटेज की। स्ट्रेन गेज काफी मजबूत बना होता है, अब क्यों, कारण है आप जानते हैं, स्ट्रेन में फोर्स लगता है इस गेज पे, जिसे काफी मजबूत बनाया जाता है। इसमें हिस्टेरेसिस नहीं होता, हिस्टेरेसिस को हिंदी में बोलते हैं शैथिल्य, ठीक है। इसमें हिस्टेरेसिस नहीं होता है, कीमत कम होती है, कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड डिवाइस तो इसमें लग नहीं रहा, एक तार लग रहा है, वेट स्टोन ब्रिज लग जाता है। अब एक और बात है, ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों वर्क करता है, ठीक है। तो अधिक दिशा में मापा भी जा सकता है, दिशा का मतलब टेंशन या कंप्रेशन की बात की जा रही है। इसकी जो धारा संयोजन है वो 100 किलो हर्ट्ज तक है, ठीक है, वहां तक ये माप सकता, 100 किलो हर्ट्ज तक के। और बस, और जो इसका है डिजाइन और कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल होता है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है स्ट्रेन गेज मेजरमेंट में या फिर स्ट्रेन मेजरमेंट में, एक और बात आप जान लीजिए, जो स्ट्रेन गेज होता है वो किस तरह का ट्रांसड्यूसर होता है। मैं आपको ट्रांसड्यूसर तो बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसड्यूसर बहुत टाइप का होता है। तो एक टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है पीजो रेजिस्टिव, कौन सा,
पीजो रेजिस्टिव, रेजिस्टिव का मतलब होता है प्रतिरोधी है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो है, जो हमारा पीजो वर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी अगर चीज, ठीक है, कोई भी डिवाइस, कोई भी मटेरियल, अगर वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, तो उसको पीजो कहा जाता है। चूंकि रेजिस्टिव क्यों कहा गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस में बदलाव करता है। कैसा पीजो डिवाइस है वो? पीजो रेजिस्टिव डिवाइस है, या पीजो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर भी कहेंगे। ट्रांसड्यूसर क्यों? क्योंकि इसने एक टाइप के क्वांटिटीज को दूसरे टाइप के क्वांटिटी में बदल दिया। कैसे? इसमें स्ट्रेन आया, स्ट्रेन की वजह से आपका रेजिस्टेंस भी बदला, तो ये खासियत है इसकी। अब अगला जो टॉपिक है वो है लोड सेल्स की बात करते हैं हम। लोड सेल्स, एक मिनट रुक जाइएगा। लोड सेल का फिगर भी आपको बताना है कि लोड सेल क्या होता है। हाँ, तो लोड सेल एक तरह का, देखिए दो तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं। टाइप, एक बार फिर से मैं ट्रांसड्यूसर का टाइप बता देता हूँ। एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है जो डायरेक्ट काम कर रहा होता है, एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है जो हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, किसी चीज को कन्वर्ट करने में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग में। तो लोड सेल बेसिकली एक तरह का प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और एक तरह के सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर को मिला के बनता है, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का जगह होता है वहां एक इलास्टिक मेंबर लगाते हैं। कैसा मेंबर? इलास्टिक मेंबर। दूसरा जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है उसमें स्ट्रेन गेज लगा होता है, ठीक। अब लोड सेल का काम क्या है कि ये नाम में है लोड, तो ये भार को मेजर करने का एक यंत्र है। क्या काम करता है? भार को मेजर करने का। अब मैं इसका उदाहरण बता देता हूँ ये कहाँ लगा होता है। तो वेट मेइंग मशीन देखे होंगे, स्पेशली पैथोलॉजी लैब में और भी कई जगह स्टोर्स पे जहाँ पे वेट मेजरिंग मशीन लगी होती है, तो उसका जो प्रिंसिपल है वो यही है। उस वो जो यंत्र है उसको लोड सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोड सेल। चलिए, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं लोड सेल के। आपकी किताब में 5 टाइप है, लेकिन सिलेबस में एक ही टाइप आपको पढ़ना है, स्पेशली स्ट्रेन गेज लोड सेल। लोड सेल आप समझ गए कि भार मापन के लिए इस्तेमाल होता है। लोड सेल जितनी भी भार मापन डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक वाली, उन सब में लोड सेल लगा होता है, ठीक। तो अब प्रकार देख लेते हैं। स्ट्रेन गेज लोड सेल होता है पहला प्रकार। दूसरा होता है डाइफ्रेम लोड सेल। तीसरा होता है रिंग लोड सेल। और चौथा होता है हाइड्रोलिक लोड सेल। और पांचवा होता है स्पूल लोड सेल। आपके सिलेबस में सिर्फ स्ट्रेन गेज लोड सेल है, ठीक है। अब स्ट्रेन गेज लोड सेल को इलेक्ट्रिक लोड सेल भी कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रेन गेज को इलेक्ट्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है लोड को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर डिस्प्ले करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक लोड सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अब करता क्या है ये किसी भी वस्तु पर लगे भार को, या फिर ये लोड सेल पे लगे भार को परिवर्तित कर देता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के परिवर्तन। क्योंकि स्ट्रेन गेज लगा है तो होता क्या है, भार लगा, भार के कारण स्ट्रेन आया। स्ट्रेन को कौन मेजर किया? स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन इससे पहले इलास्टिक मेंबर लगा होता है, तो इस इलास्टिक मेंबर पे भार लगता है, उसका डिफॉर्मेशन होता है। क्योंकि स्ट्रेन गेज लगा है तो उसके डिफॉर्मेशन को मेजर कर लेता है। और जो अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है
कि भार के कारण किसमें बदलाव आता है, स्ट्रेन में। स्ट्रेन के कारण किसमें बदलाव स्ट्रेन गेज कर देता है, रेजिस्टेंस में। तो डायरेक्टली लोड सेल क्या करता है, भार के किसमें बदल देता है, समानुपाती प्रतिरोध परिवर्तन में बदल देता है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। देखो, एक फिगर मैं आपके लिए बना देता हूं। उसको आपको बनाने को तो नहीं आ सकता है, लेकिन पूछ सकता है लोड सेल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस टाइप का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अधिक आएंगे आपके में। तो आपको बेसिक जानकारियां होनी जरूरी है सारे के सारे टॉपिक की। भले ही आप वर्किंग थोड़ा कम जानते हैं चलेगा, लेकिन पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेगा, यूज पढ़ना पड़ेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब भी पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको लोड सेल समझ में आ गया होगा कि इसमें एक इलास्टिक मेंबर लगा होता है जिसपे बल लगता है। बल के कारण क्या होता है, स्ट्रेन आता है, डिफॉर्मेशन होता है। तो बल के कारण डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन गेज क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। अब स्ट्रेन गेज में आप पहले पढ़ ही चुके हैं कि स्ट्रेन गेज में एक वायर लगा होता है जिस पर बल लगने के कारण उसका स्ट्रेन में परिवर्तन हो जाता है। स्ट्रेन में परिवर्तन के कारण उसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन हो जाता है। रेजिस्टेंस के परिवर्तन को व्हीट स्टोन ब्रिज नामता है। तो ये सारी चीजें लोड सेल में भी लगी होती हैं, ठीक। अब लोड सेल का एक फिगर जो है, ये देखें, एक ये फिगर है, इसको मैं आपको भेज देता हूं। तो आपको जो फिगर मैंने भेजी है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक डाइफ्रेम लगा होता है, ऊपर लोड बटन होता है, ठीक है। वो उसके अलावा केबल लगा है और एक मेजरिंग चैम्बर भी लगा होता है, जो क्या करता है, लोड को मेजर करने का, उसको लोड कन्वर्ट करता है रेजिस्टेंस सॉरी स्ट्रेन के फॉर्म में, ठीक है। और एक हाउसिंग होती है, ठीक है। हाउसिंग के अंदर ही ये सारा का सारा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। स्ट्रेन गेज लोड सेल के लोड बटन के नीचे लगा होता है, क्योंकि उसी पर लोड लगेगा, उसका डिफॉर्मेशन होगा, तो नीचे स्ट्रेन गेज लगा दें तो स्ट्रेन गेज की वजह से उसको चेंज इन रेजिस्टेंस सबको प्राप्त हो जाएगा और उसको हम डिस्प्ले कर पाएंगे। और ये सारी चीजें केबल से कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। केबल क्यों जरूरी है, तार होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई करता है, ठीक है। तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरा रहा मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन के बारे में, जिसमें बेसिकली दो ही सिलेबस है आपका, ठीक है। दो ही टॉपिक है, स्ट्रेन गेज और लोड सेल। इसके अलावा कोई टॉपिक मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन में आप पे मेंशन नहीं है। अब बचा है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरिंग डिवाइसेस ऑफ वेरियस क्वांटिटीज। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।